कहानी शुरू होती है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से। और इस कहानी की शुरुआत में हम एक जॉय नाम की लड़की को देखते हैं जो बचपन से ही काफी क्रिएटिव टाइप की लड़की है। वो हमेशा कुछ न कुछ क्रिएटिव बनाती रहती है। वो बचपन में ही डॉग्स को बांधने के लिए एक स्पेशल टाइप का कॉलर बना लेती है, लेकिन वो इस कॉलर का पेटेंट नहीं कराती, जिससे बाद में एक बड़ी कंपनी उसके आइडिया को चोरी करके पेटेंट करवा लेती है। जॉय बचपन में जितनी भी क्रिएटिव थी, समय के साथ उसके सारे सपने टूट जाते हैं। बचपन में ही उसके माँ बाप का डिवोर्स हो जाता है, जिससे उसकी माँ मानसिक रूप से काफी टूट जाती है। वो उसके बाद से चुपचाप कमरे में ही बैठी रहती है और हमेशा टीवी देखती रहती थी। इन्हीं सब कारणों से जॉय ने काफी छोटी सी उम्र से घर की सारी जिम्मेदारियां अपने सिर उठा ली थी। जॉय अब थोड़ी बड़ी होती है और वो एक टोनी नाम के एक लड़के से शादी कर लेती है और कुछ साल बाद उसके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन टोनी किसी भी तरह का काम नहीं करता था। असल में टोनी एक अजीब किस्म का इंसान था। वो एक सिंगर बनना चाहता था और वो अब सारा दिन घर पर ही बैठा रहता है और बीच बीच में सिंगिंग की प्रैक्टिस करता है, जिससे घर की सारी जिम्मेदारी जॉय पर आ जाती है। और इसी के वजह से जॉय के और उसके हस्बैंड के बीच काफी झगड़ा होता है। फिर शादी के कुछ सालों बाद उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है, लेकिन डिवोर्स के बाद भी दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। टोनी के पास खुद का घर ना होने के कारण वो जॉय के घर में रहता था। अभी प्रेजेंट में उसके घर में जॉय, उसकी दादी, उसकी माँ, उसके बच्चे और एक्स हस्बैंड रहते हैं। जॉय को सभी का देखभाल करना पड़ता है और उनके सारे खर्च उठाने पड़ते हैं। ऐसी उसकी लाइफ जैसे तैसे चली रही थी कि एक दिन अचानक से उसके पिता, जो उन सबको बचपन में छोड़कर चले गए थे, वो भी उनके साथ रहने के लिए चले आते हैं। असल में उन लोगों को छोड़ने के बाद उसके पिता ने एक दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन अब उनका भी डिवोर्स हो चुका है, इसलिए वो यहाँ पर आया है। लेकिन जॉय के लिए अब ये एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि उसके पास अपने पिता को रहने देने के लिए जगह ही नहीं थी। इसलिए वो अपने पिता को टोनी के साथ बेसमेंट में रहने के लिए कहती है। लेकिन एक दिन जॉय जिस एयरलाइन कंपनी में काम कर रही थी, वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है। इससे वो काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उस पर पूरे घर की जिम्मेदारियां थी। वो इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में अपने बचपन के दोस्त जैकी को बताती है। जैकी और वो बचपन से काफी अच्छे दोस्त थे। वो दोनों हमेशा एक साथ रहते थे और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दिया करते थे। इस घटना के कुछ दिनों बाद उसके पिता की एक गर्लफ्रेंड बन जाती है, जिसका नाम ट्रेडी है। लेकिन ये महिला एक विधवा होती है। उसके पति मरने से पहले बहुत से पैसे छोड़ गए थे। ऐसे कुछ दिनों बाद जॉय, ट्रेडी, रूडी, टोनी सभी ट्रेडी के शिप पर बैठकर समुद्र में घूमने गए थे। वो वहाँ पर वाइन पी रहे थे और काफी मजे कर रहे थे। लेकिन एक लहर की वजह से उनका शिप डिसबैलेंस हो जाता है और सभी के हाथों से वाइन का ग्लास गिरकर टूट जाता है। तभी जॉय एक मोप के सहारे उसको साफ करने की कोशिश करती है। असल में उस समय मोप को हाथों से निचोड़ना पड़ता था। वो भी अपने हाथों से मोप को निचोड़ने लगती है, लेकिन इसके चलते उसके हाथों में कांच के टुकड़े घुस जाते हैं। घर लौटने के बाद जब सभी उसके हाथों में पट्टी बांध रहे थे, तो उसे एक आइडिया आता है। वो ऐसे एक मोप बनाने का सोचती है जिसे हाथों से ना निचोड़ना पड़े। वो सारी रात मोप का डिजाइन बनाने की कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद वो एक ऐसे मोप का डिजाइन बनाती है जिसे हाथों से निचोड़ना ना पड़े। इस टाइप का कोई चीज कहीं नहीं मिलता। वो इसका बिजनेस करना चाहती थी, पर इसको बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। तो वो इसके लिए उसके पिता की गर्लफ्रेंड टेडी से मदद मांगती है। वो कुछ डिजाइन उसे दिखाने लगती है और उससे पैसों की मदद मांगती है। लेकिन जवाब में टेडी उससे कहती है कि मेरे पति ने बड़े मेहनत से इन पैसों को कमाया है, मैं इसे ऐसे बर्बाद तो नहीं कर सकती। इससे जॉय काफी दुखी होती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो अपने पिता के गैरेज में कुछ पुराने चीजों से उस मोप का डमी मॉडल बनाती है और इसे ट्रेडी को दिखाती है, और मैं कुछ दिन बाद इससे ज्यादा पैसे तुम्हें लौटा कर दूंगी। ट्रेडी जॉय के इस कॉन्फिडेंस को देखकर पैसे देने के लिए राजी हो जाती है। अब जॉय को ये अच्छे से बनाने के लिए कुछ सामानों की जरूरत थी। वो एक कंपनी को ये सब सामान बनाने का ऑर्डर देती है। यहीं से जॉय को पता चलता है कि जॉय जिस टाइप का मोप बनाना चाहती है, वो पहले से ही किसी बड़े कंपनी ने अपने नाम पर पेटेंट करा रखा है। अब जॉय को मोप बनाने के लिए उस कंपनी को रॉयल्टी देना पड़ेगा। अब कोई रास्ता न होने के कारण जॉय उस कंपनी को रॉयल्टी देने को राजी हो जाती है, लेकिन वो रॉयल्टी का पैसा मेन कंपनी को ना देकर उस कंपनी के ब्रांच को देती है और वहाँ से अपने मोप के लिए कुछ प्लास्टिक का सामान तैयार करवाती है। कुछ दिनों बाद वो पार्ट्स आ जाते हैं और उन पार्ट्स से अब जॉय मोप बनाना शुरू करती है। मोप के तैयार हो जाने के बाद वो शहर के काफी बड़े बड़े दुकानों से बात करती है, यहाँ तक कि वो काफी बड़े बिजनेसमैन के साथ भी बात करती है, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही थी। कोई भी इसमें रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। अब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो मॉल के बाहर ही मोप का डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर देती है। इससे कई लोग इसे खरीदने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन तभी उसे मॉल के कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आकर
वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और उनके सामान को भी जब्त कर लेते हैं। इससे जॉय बड़ी हताश हो जाती है और उस पर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां थी। उसे ट्रेडी को भी पैसे लौटाने थे और वो भी दुगना। वो उस समय काफी आर्थिक तंगी से गुजर रही थी। यहाँ तक टेलीफोन का बिल न चुकाने की वजह से उसके टेलीफोन की लाइन भी कट कर दी गई थी। जॉय की ऐसी हालत टोनी से देखी नहीं जाती। वो उसे अपने एक दोस्त नाइल वॉकर से मिलवाता है। नाइल वॉकर एक टीवी चैनल का मालिक था जहां वो टेली शॉपिंग के जरिए सामान बेचा करता था। नील के ऑफिस में जाने के बाद जॉय उसे उस मोप के बारे में बताती है, पर जॉय की उस मोप को इस्तेमाल करता देख सभी हैरान रह जाते हैं। वो सभी को बिना हाथ लगाए उस मोप को निचोड़कर दिखाती है और ये मोप असल में काफी कामयाब भी था। इस मोप को देखकर नाइल को काफी अच्छा लगता है। वो कहता है, मैं इस शानदार चीज को अपने चैनल पर दिखाना चाहूंगा, लेकिन तुम्हें अगले हफ्ते तक 50,000 मोप और बनाने पड़ेंगे। क्या तुम ये कर पाओगी? जो इसके लिए राजी हो जाती है। नील और जॉय के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। नील हर बिक्री पर कुछ कमीशन चार्ज करने वाला था, लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ी समस्या आ जाती है। इतने बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसे और ज्यादा पैसों की जरूरत थी। इसके लिए वो फिर से ट्रेडी के पास जाती है, लेकिन ट्रेडी इतने बड़े रकम को देने से मना कर देती है और कहती कि तुमने मेरे पहले दिए हुए पैसे भी नहीं लौटाए हैं। मैं तुम्हें पूरी रकम नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, उसका आधा रकम दे सकती हूँ। आधे रकम तो मिल गए थे, ऊपर से उसे और बाकी आधे रकम की जरूरत थी, लेकिन इस हफ्ते उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो पैसों के लिए अपना घर गिरवी रख देती है। अब ऑर्डर के अनुसार वो 50,000 मोप तैयार कर लेती है। तभी हम देखते हैं जॉय का पूरा परिवार एक साथ उस मोप का एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए बैठे होते हैं। सभी काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब ये एडवर्टाइजमेंट शुरू होता है तो वो देखते हैं कि एड का होस्ट उनके मोप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसका कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिक पाता। इन सबको देख जॉय के पिता और ट्रेडी इन सभी चीजों का दोष जॉय को ही देने लगते हैं। इन सभी के बीच जॉय को नाइल का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन आज के एड में तुम्हारा एक भी प्रोडक्ट नहीं बिक पाया। शायद तुम्हारे प्रोडक्ट में कुछ खराबी है। इसको सुनकर वो नाइल को कहती है कि खराबी मेरे प्रोडक्ट में नहीं है, बल्कि गलती उस होस्ट की है। वो अच्छे से प्रोडक्ट को प्रेजेंट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बिक नहीं सका। और फिर जॉय नाइल से एक और मौका देने के लिए पूछती है, लेकिन नाइल इसके लिए मना कर देता है और फोन रख देता है। लेकिन अगले दिन वो खुद नाइल के ऑफिस चली जाती है और वहाँ जाकर नाइल से कहती है कि इस बार मैं अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन खुद करूंगी, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट का यूज मेरे से बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। इससे नाइल जॉय से कहता है ये संभव नहीं है, पहली बार इतने कैमरों के सामने अच्छों का पसीना निकल जाता है, तुम ये कैसे कर पाओगी? तब जॉय बोलती है, पहले ही मेरा काफी नुकसान हो चुका है, अब मैं और जोखिम नहीं ले सकती। ये सुनकर नाइल उसे एक और मौका देता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इतने ज्यादा लाइट्स और कैमरों को देखकर जॉय नर्वस हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाती। लेकिन तभी उसकी बचपन की दोस्त जैकी एक कस्टमर बनकर जॉय की हिम्मत बढ़ाती है। इसके बाद वो अब इतना ज्यादा शानदार प्रेजेंटेशन देती है कि अगले ही 2 मिनटों में उसके 47,000 मोप बिक जाते हैं। इसे नील काफी हैरान होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने कम समय में इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सकते हैं। इधर जॉय इन सभी को देखकर काफी खुश होती है और उसकी फैमिली भी इससे बहुत ही खुश होती है। अब ऐसे ही उसकी लाइफ बड़े अच्छे से कटती है, लेकिन एक दिन अचानक से उसकी दादी की मृत्यु हो जाती है, जिससे जॉय मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि वो अपने दादी के बहुत करीब थी। तभी एक दिन जॉय को ये पता चलता है कि जिस कंपनी से उसने मोप के पार्ट्स बनवाए थे, उसने सभी चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। तो जॉय इसके बारे में बात करने के लिए उन लोगों से मिलती है और वहाँ जाती है, पर उसे वहाँ जाने पर पता चलता है कि वो लोग उसके आइडिया का पेटेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे वो बहुत ही नाराज हो जाती है और वो उन पर केस करना चाहती थी। लेकिन तब उसका लॉयर उसे बताता है कि कोर्ट में ये सब साबित करना काफी कठिन होगा। ये सब चीजें तुम्हारी हैं क्योंकि तुमने पहले ही उन लोगों को रॉयल्टी दे दी है, और अगर तुम ये साबित करने में नाकामयाब हुई तो तुम्हें काफी बड़ा फाइन पड़ सकता है। अब जॉय पूरी तरह से फंस चुकी थी। अब उसे ये नहीं पता चल रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसे काफी लोगों के पैसे भी चुकाने थे और नील से उसने काफी बड़ा ऑर्डर भी लिया हुआ है जो उसे पूरा करना है। इसीलिए मजबूर होकर वो खुद को दिवालिया घोषित कर देती है। इतनी मेहनत के बावजूद वो अपनी हालत देखकर बुरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद वो कानून की किताब पढ़ना शुरू करती है। वो ऐसा कानून की जानकारी के लिए करती है ताकि वो आगे से कानून के सभी कामों को खुद से कर सके। लेकिन कानून पढ़ते समय उसे अपने साथ हुए सभी धोखाधड़ी का पता चलता है और उसे ये भी पता चलता है कि उस कंपनी के मालिक और वो मैनेजर उससे धोखे से पैसे ले रहे थे। तभी अगली सुबह जॉय इस कंपनी के मालिक के साथ मुलाकात करती है और वो उनसे बोलती है
कि मुझे आपके किए गए धोखे का पता चल चुका है और यहाँ तक जिस तरह का मोब का डिजाइन आप लोगों ने पेटेंट करवाया है वो मेरे डिजाइन से बहुत अलग है। दोनों अलग अलग चीजें हैं और मुझे इसके इस्तेमाल के लिए आपको कोई रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोलकर मेरी रॉयल्टी ली और इन सभी के लिए मैं आप पर केस कर सकती हूँ। ये सुनकर वो आदमी काफी डर जाता है और बोलता है, हमने आपसे जितने भी पैसे रॉयल्टी में लिए हैं हम उसे सूद समेत वापस कर देंगे, बस आप केस मत करिएगा। अब इसके बाद जॉय को कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। इसके कुछ साल बाद वो बहुत ही अमीर बन जाती है और वो अपने फैमिली के साथ एक बहुत ही बड़े बंगले में रहती है और उसके बचपन की दोस्त जैकी और उसके एक्स हस्बैंड उसके बिजनेस में मदद करते हैं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।